वेलकम बैक ख़ुद इफ्तिखार अहमद आपको इलेक्शन सेल में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं असद उमर। हम बात कर रहे हैं पीटीआई के मैनिफेस्टो पर, लेकिन इससे पहले मारिया मुझे देखिए। जी मारिया, जी इफ्तिखार साहब, हम ऑडियंस को भी एंगेज करते हैं अपने सेगमेंट में। कुछ सवाल हम उनसे पूछते हैं, कुछ वो हमसे पूछते हैं। इस बार इलेक्शन सेल ने पूछा कि ऐसा कौन सा सियासतदान है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो हमें बहुत से दिलचस्प सवाल मौसूल हुए। लेकिन आज जो सवाल हम शामिल करेंगे वो हमसे फ़हीम पारिक ने पूछा है, और उन्होंने पूछा है कि साबिक नाजिम कराची और एमक्यूएम के रहनुमा सेनेटर मुस्तफ़ा कमाल आजकल कहाँ हैं, और अब हम उनको अपनी टीवी स्क्रीन पर क्यों नहीं देखते। हमारी नुमाइंदा उमैमा मलिक ने आपका सवाल मुस्तफ़ा कमाल तक पहुंचाया, उनका क्या कहना था आपको दिखाते हैं। जी मारिया, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुस्तफ़ा कमाल के साथ, जिनको लोग बहुत याद कर रहे हैं। मुस्तफ़ा साहब, आप मुझे ये बताएं कि आप आजकल मीडिया पर नजर नहीं आ रहे, आप आजकल क्या कर रहे हैं? मैं एमक्यूएम का पॉलिटिकल वर्कर हूँ, और मुझे सेनेट में एमक्यूएम ने मुझे भेजा हुआ है, तो मैं सेनेट के इजलासेस अटेंड करता हूँ। चूँकि मीडिया पे इतना कुछ कोई ख़ास है नहीं, काम के हवाले से पहले मैं नज़र आता था, जब नाज़िम था मसले मसाइल ज़्यादा होते थे तो मैं ज़्यादा नज़र आता था। अब खामोखाई में जाकर जो है वो लड़ाई करने का जो है बिल्कुल मूड है नहीं, तो मैं बिल्कुल इसलिए मीडिया से ऑफ हूँ। कि मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं मीडिया से ऑफ हूँ। तो आप भी तो मीडिया वाले उनको लड़ाई झगड़े में मुलव्वस करना चाह रहे होंगे, इसलिए वो मीडिया से ऑफ हो गए। अच्छा, एक बड़ा दिलचस्प सवाल, चूंकि हम पता असद उमर साहब आए तो हमने पीटीआई के हवाले से भी सवाल पूछा सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे। हमने कहा कि वो कौन सा ऐसा सवाल है जो असद उमर साहब से पूछना चाहते हैं। तो एक सवाल जहांगीर खान ने हमारे लिए भेजा है, और चूंकि उनकी डिस्प्ले पिक्चर पे इमरान खान की तस्वीर है तो हम ये समझते हैं कि वो शायद इमरान खान को फॉलो करते। उन्होंने ये पूछा कि सैकड़ों जो लोग हैं वो तालिबान के हाथों मारे गए हैं, क्या उनसे मुज़ाकरात करने चाहिए या नहीं? हाँ, असल इससे पहले कि ये सवाल का जवाब हम हिस्सा बना लेते हैं एक बड़े सवाल का। ठीक, हमारा सवाल है कि आप कहते हैं कि नया पाकिस्तान दूसरों की जंगें नहीं लड़ेगा और न किसी ताकत का अलाकार बन के काम करेगा। ठीक है, हम पूछना चाहते हैं आप किन जंगों की बात कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान अलाकार बन गया? देखिए, जो अफगानिस्तान के अंदर होता रहा है पिछले 11 साल से, उसमें पाकिस्तान का तो कोई डायरेक्ट इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं था ना। तो जिस जंग के अंदर हम इन्वॉल्व हुए और जिस तरीके से इन्वॉल्व हुए, क्लियरली वो पाकिस्तान की जंग नहीं थी। अब लोग उसको कंफ्यूज करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो जंग जिसके अंदर हम मुलफ़िज़ हुए और जिसकी वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी पहले भी होती थी लेकिन एक बहुत ही बड़े पैमाने पर फैल गई, वो हमारी जंग नहीं। और इस सवाल का जवाब क्या देंगे जो मारिया भी आपसे पूछी थी? देखिए, ये बात जो है ये भी हमें समझने की, जब इंसर्जेंसी इस बड़े लेवल के ऊपर फैल जाती है ना, दुनिया के मुहज़्ज़ब तरीन ममालिक के अंदर भी आखिर के अंदर जब सेटलमेंट होती है तो नेगोशिएशन की जाती है। IRA वाले जो हैं वो कत्ल करते थे लोगों को इंग्लैंड के अंदर, 21वीं सदी की बात है, और वहां पे बैठ के बरतानिया की हुकूमत ने उनके साथ नेगोशिएशन डालते हैं तो नेगोशिएशन होती है ना। ये नहीं कि जंग भी जारी रहे और नेगोशिएशन भी होती रहे। क्या आप इसमें यकीन रखते हैं? जी बिल्कुल। हमने कहा है कि सबसे पहला काम आप ये करें कि आप इस जो जंग में मुलव्वस हुए उससे निकलें, ताकि ये जो सब वो एक फॉग ऑफ वॉर है ना कि ये अमेरिका की जंग में मुलव्वस है इसलिए, वो आप खत्म कर दें। उसके बाद अब आप बोलें कि जी अब आपकी कोई वजह नहीं रहेगी आपको हथियार उठाने की, अब आए बैठे, ठीक है, क्या होता है उसके बाद उन मुज़ाकरात का नतीजा वो देखी जाएगी, लेकिन मुज़ाकरात बेहतरीन इसका हल जरूर है। आप कहते हैं कि दहशतगर्दों के 3 बड़े ऐसे हैं जिनकी जड़ें तो पाकिस्तान में हैं लेकिन उनके बैरूनी राब्ते हैं। ये हिस्से कौन से हैं जिनकी जड़ें यहाँ हैं, राब्ते बाहर हैं? वो राब्ते कौन से हैं, क्या कुछ शेयर करना पसंद करोगे? देखिए, एक तो आपके पास जो सेक्टेरियन यहाँ के अंदर जो होता रहा है वायलेंस, जो पिछले 30 साल से चलता रहा है और बढ़ता चला गया है, ठीक है जी, बैरून मुल्क हैं उनके राब्ते उसके अंदर बिल्कुल जी बैरून मुल्क फंडिंग आती रही है। आप कुछ एक्सप्लेन करना पसंद करेंगे या इस पर तहफ़्फ़ुज़ है आपका कोई? मेरे ख्याल में मैं नाम लूँ उन ममालिक के नाम, क्योंकि वो ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक समझे भी जाते हैं और हैं भी, लेकिन वो मुलव्वस रहे हैं इसके अंदर और वहां से पैसा आता रहा है। हो सकता है वो पैसा वहां की रियासत ना भेजती हो सकता है वो पैसा वहां के शहरी भेजते हो, ये मुझे इतनी ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा, जो बाहर से मुलव्वस, ये जो चेचन और वो उज़्बेक और वो सब फाइटर आके बैठे हुए, वो बैरूनी मुल्क वो भी तो है ना जो यहाँ पे पहुंचे हुए। 2 हो गए ना, तीसरा हिस्सा कौन सा? तीसरा हिस्सा जो है उसमें जो बलूचिस्तान के अंदर होता रहा है, जो पाकिस्तान की हुकूमत बारहा कहती रही है, हमारी हुकूमत ये भी कहा है, हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं। छोड़े, आप क्या कहते हैं? हम भी उस पर यकीन रखते हैं कि नजर आता है कि भारत की उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हमें नजर आती है। उसके अलावा दूसरे जो मगरबी ममालिक जो हैं उनका भी जो वहां पे जो इन्वॉल्वमेंट है उस पर सवालिया निशान उठाए जाते हैं। आपने कहा कि अक्सरियत पसंद ग्रुपों के फैलाव बैरूनी जंगियों और मुखालिफ खुफिया एजेंसियों की वजह से माशरा मुतज़ाद सोच में है और तकसीम है और असला आम हो चुका है। क्या आप इन मुखालिफ
खुफिया एजेंसियों की निशानदेही करना पसंद करेंगे जिनकी बिना पर ऐसा हो रहा है? जो बैरून मुल्क एजेंसीज है वो जिन ममालिक की मैं बात कर रहा था उन्हीं की एजेंसीज हैं, जाहिर है, जिनकी इन्वॉल्वमेंट होती है यहाँ पे। आपको पता है कि CIA का वन ऑफ द बिगेस्ट ऑपरेशन इन द वर्ल्ड वो पाकिस्तान से रिलेटेड है। रॉ का दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड पाकिस्तान से रिलेटेड है। रियासत और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान एक नए समाजी मुआहदे की आप बात करते हैं, न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये समाजी मुआहदा जो है ना जी, इस वक्त वो बिल्कुल टूट चुका है। इस यू वांट ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन? नए कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं है जी, वो कॉन्स्टिट्यूशन तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है रियासत के साथ जो समाजी मुआहदा है वो तो आइन की मैं आपको बताता हूँ ना, मैं इसको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कानून दस्तूर में क्या लिखा हुआ है और हो क्या रहा है। 25 है जी, हर पाकिस्तानी बच्चे को तालीम का हक है या नहीं है? 2.5 करोड़ बच्चा पाकिस्तान का बाहर बैठा हुआ है, हम उसकी बात कर रहे हैं। नया समाजी मुआहदा तो नहीं होगा ना? नया समाजी मुआहदा ये ज्यादा बेहतर नहीं है कि आप लिखें कि रियासत और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान मौजूद समाजी मुआहदे पर अमल दरामद। आप इसको ऐसे कर सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो हकीकत है, देखिए एक चीज है कागज पे क्या लिखा हुआ है। हम कह रहे हैं जो अवाम जो हकीकत देख रहे हैं वो जाके दस्तूर नहीं पढ़ रहे, वो ये सिर्फ देख रहे हैं कि मेरा बच्चा स्कूल से बाहर है, मेरी बेटी बीमार होती है तो अस्पताल नहीं जा सकती। वो देख रहे हैं कि जो हुक्मरान है उसके आगे 16 मोबाइल जा रही हैं, 16 मोबाइल पीछे जा रही हैं और मैं दहशतगर्दी का शिकार हूं। अच्छा, ये मैं देख रहा हूं कि आप 18वीं तरमीम के खिलाफ हैं। आप कहते हैं कि 18वीं आईनी तरमीम के जरिए जल्दबाजी में इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली ने अवाम को फैसला साजी का हकीकी इख्तियार देने के बजाय इंतशार और परेशानी में इजाफा किया। आर यू अगेंस्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? 2 गलतियां हुई जी हमारे ख्याल में। आप इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के खिलाफ तो नहीं हो ना? नहीं, हम जो है अवाम को बाइख्तियार करने की ये मूवमेंट होनी चाहिए, एक राइट डायरेक्शन। मेरे ख्याल में अभी भी वो एक सही सिमत की तरफ कदम था। ठीक है जी, हमने जो मरकज के इख्तियारात हैं उसको वहां से लेने, 2 मेरे ख्याल में गलतियां हुई। एक तो जल्दबाजी के अंदर किया गया, उसकी मिसालें मैं आपको दे देता हूं। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो 1 साल से ज्यादा आपको परेशानी हुई, आपको कोई मुल्क के अंदर दवाई रजिस्टर करने का कोई तरीका नहीं था। फिर हायर एजुकेशन कमीशन के साथ जो मसाइल होते रहे, एक तो उस किस्म के मसाइल थे। दूसरा, ये प्रोविंस की सतह पर जाके रुक गया। अब वहां से इख्तियार लाहौर तो पहुंच गया, लेकिन लाहौर से भक्कड़ और लैया और राजनपुर के गांव में नहीं पहुंचा। तो लोकल बॉडीज के तहत जाएगा? That is also in the constitution. सर वही हम कह रहे थे ना, कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा हुआ है पिछले 4 साल से कितने लोकल बॉडीज। आप कहते हैं खारजा पॉलिसी के जो बैन अवी मुआहदे हैं उनकी रेक्टिफिकेशन आप चाहते हैं पार्लियामेंट के जरिए। हम कहते हैं पार्लियामेंट से उसकी इजाजत ली जाए। बिल्कुल, और ये फैसला वजारत खारजा न करे, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी जो भी बनाई जाएगी जिसकी सपोर्ट मुल्क के अवाम नहीं करेंगे वो कभी कामयाब हो ही नहीं सकती। तो जो अवाम के नुमाइंदे उनके सामने रखें, ऐसे मुआहदे करते क्यों हैं जिनको आपको छुपाना पड़े अवाम से। PTI का बहुत ज़्यादा फोकस है इसमें, अगर हम देखें वो टैक्स कलेक्शन पर है। अब आप कहते हैं टैक्स लेंगे और फिर ऐसे तालीम पे खर्चेंगे, सेहत पे खर्चेंगे, मुल्क की तकदीर बदल जाएंगे। जो आपने टैक्स के जो टारगेट्स इसमें मुकर्रर किए हैं, क्या वो हकीकत में मबनी हैं? क्या वो पाकिस्तान में मुमकिन है? पहली बात तो हमारा किसी हंगामे के लोग दुकानें बंद कर देंगे, लोग कहेंगे हम टैक्स नहीं देते, और ताजर पेशा लोग कहेंगे, चैम्बर्स कहेगा कि हमें दबाया जा रहा है, फिर क्या करेंगे आप? देखिए, 2 चीजें हैं टैक्स के अंदर। एक तो हम किसी को जो अभी टैक्स जो पे कर रहा है उसका रेट बढ़ाने की बात नहीं करें, किसी से भी। ये नहीं है हम मजीद टैक्सेस का बहुत लाद देंगे, लेकिन वो तबके जो टैक्स नहीं दे, बड़ा जागीरदार है, टैक्स नहीं दे रहा है इस वक्त, उसने बराबरी की बुनियाद पर टैक्स देना है। जो भी आपकी, ये जो बच्चे यहां पे बैठे में जिनकी आमदनी एक उसका अशर अशीर भी नहीं है, जो बड़ी बड़ी पराडों में गुजरते हैं, ये अभी जो जियो से तनख्वाह लेते हैं इसके अंदर टैक्स देते हैं। और वो जो है वो इसलिए टैक्स नहीं दे रहा है क्योंकि कह रहा है कि जी मेरी आमदनी जो है वो मेरी बड़े मुरब्बों से आ रही है। ये नाइंसाफी का टैक्स का निज़ाम नहीं चल सकता। आपने रिफॉर्म करना है, तमाम तबकों को बराबरी के तौर पर तरीक करना है। जिस वक्त आप करेंगे तो खुद एग्रीकल्चर टैक्स सर इस वक्त आपको पता है इनेक्टेड है, तमाम सूबों के अंदर लेजिस्लेशन मौजूद है। मेरा सवाल एग्रीकल्चर टैक्स के हवाले से ये कि जो टैक्स है, टैक्स की 5 लाख या 6 लाख लिमिट है, आप ये कहना चाह रहे हो कि 5-6 लाख लिमिट जो भी है इसका इतलाक सब पर होगा, खा आमदन एग्रीकल्चर से है या नौकरी से आए या छोटा बिजनेस से आए, बिल्कुल जाए। जिसका मतलब कि बहुत बड़ी तादाद जो पाकिस्तान के किसानों की है उनकी तो आमदनी उससे कम है, तो वो कोई टैक्स नहीं देंगे। दूसरा जो है, जब अवाम ये देखते हैं कि उस टैक्स का पैसे को हक हलाल से इस्तेमाल किया जा रहा है और वो मेरी फलाह के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो लोग टैक्स देने को तैयार भी ज्यादा हो जाएंगे। बट असल हदफ हमारा टैक्स बढ़ाना नहीं है, असल हदफ यह है कि वो पैसा लेके अवाम की फलाह के ऊपर खर्च किया जाए। देखिए, आपका ये मंशूर हम देखते हैं,
اس میں لگتا ہے کہ بات تو کی گئی ہے پارٹی کی اور پارٹی میں، لیکن عمران خان بہت زیادہ چھایا ہوا ہے. اگر یہ تصویر عمران خان کی ہے، یہ تصویر بھی عمران خان کی ہے، یہ تصویر بھی عمران خان کی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ تصویر بھی عمران خان کی ہے. تو ایک جماعت جو تبدیلی کی بات کرتی ہے اور جس کا سب سے زیادہ جو تذکرہ اس نے اپنے اس کمٹمنٹ میں کیا ہے، اس نے پچھلے سسٹم کو خراب کہتے ہوئے اور موروثیت کی بھی نفی کرتے ہوئے بات کی ہے. تو ایک منشور کے اندر ایک آدمی کی 5 جگہ تصویر کیا ثابت کرتی ہیں کہ آپ ابھی تک شاید اس سسٹم سے نہ نکل پاؤ گے. اچھا، یہ اگر فیصلہ کوئی بڑی تھنک ٹینک میں بیٹھ کے کیا ہوتا کلیکٹیو ڈیسیجن میکنگ میں تو یہ بات ہوتی. اگر میں بھی بنا رہا ہوتا، میں آپ کو بتاتا ہوں، ہماری جو آپس کی ڈسکشن شروع میں ہوئی تھی تو آئیڈیا یہ تھا کہ وہ جو چیپٹر ہوگا نا اس سے ملتی جلتی کو تصویریں اٹھائی جائیں گی، وہ لگائی جائیں گی. یہ جس کسی نے بھی فیصلہ کیا، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کس نے فیصلہ کیا، اس نے ان کی تصویریں لگا دی. انہوں نے کہا جی لیڈر ہے اس کی تصویر لگا تو اس نے لگا دی. اس سے زیادہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے نام پہ کیا ہو رہا ہے، نہیں وہ بھی کہہ سکتے ہیں. ابھی تو یہ تصویر میں نہیں، میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں. کیا 100 دنوں میں تیز رفتار ترقی کا عمل شروع ہو جائے گا؟ ٹیکس آپ کے پاس ہے نہیں، پیسہ ہے نہیں، خزانہ خالی ہے. آپ 100 ڈیز میں کیسے کر لیں گے؟ سب چیزیں جو رک گئی ان کو چلاؤ گے کیسے؟ میں آپ کو اپنا جواب نہیں دیتا. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے پاکستان کے جو سب سے بڑے بڑے بزنس مین ہیں ان کے ساتھ ہماری میٹنگ ہو رہی تھی. میں نے ان کے سامنے یہ سوال رکھا، اور سوال یہ نہیں تھا معیشت کیسے ٹھیک ہوگی، میں نے سوال یہ رکھا کتنا عرصہ لگے گا کہ اگر ایک ٹھیک ٹیم جس میں قابلیت بھی ہو اور جس کی نیت بھی ٹھیک ہو، وہ ملک چلا رہی ہو، آپ پاکستان میں انویسٹمنٹ واپس کتنی دیر میں شروع کریں گے؟ اور میں سچی بات بتاؤں، میں سمجھ رہا تھا جواب ہوگا 2 سال. سب سے زیادہ عرصہ مجھے جو جواب ملا وہ 6 ماہ تھا، اور سب سے کم جو ملا وہ 6 ہفتے تھا. جس وقت آپ کی صحیح سمت نظر آنی شروع ہو جائے گی، لوگوں کو کانفیڈنس ہوگا قیادت کے اندر، افتخار اتنی تیزی سے آپ کو پازیٹیو چیزیں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم سب حیران بھی ہو جائیں گے اور خوش بھی ہو جائیں گے. آپ کہتے ہیں کہ انگریزی تعلیم لازمی ہوگی، 8ویں سے آگے انگریزی میں تعلیم دیں گے آپ، ساتھ ہی یکساں نظام تعلیم کی بھی بات کرتے ہیں. سب کے بچوں کو پڑھانی چاہیے. دیکھیں یہ 21ویں صدی ہے، انگریزی دنیا کی زبان ہے، لنگوا فرینکا ہے، اس سے دنیا کے دروازے کھلتے ہیں. ہم چاہتے ہیں پاکستان کے سارے بچے جو ہیں شروع میں مادری زبان پڑھیں، اردو سب سیکھیں، 8ویں تک سب اس نظام کے تھرو گزرے، اور اس کے بعد سب کے بچوں کو انگریزی پڑھائیں. کیا طریقہ انصاف این پی ٹی پر رخصت کرے گی؟ نان آن ڈسکریمنیٹری بیسس. اگر یہ تمام دنیا کی ایکول ٹریٹ کیا جائے گا نیوکلیر پاورز کو تو ہم کر لیں گے، ادروائز لوڈ شیڈنگ کو قابل برداشت حد تک لانے سے لائی جائے گی. میں آپ سے پوچھتا ہوں قابل برداشت حد کیا ہے؟ 16 کے بجائے 14 گھنٹے، 14 گھنٹے کے بجائے 12 گھنٹے، 12 گھنٹے کے بجائے 10 گھنٹے یا 8 گھنٹے؟ میں آپ کو ایگزیکٹ نمبر بتاتا ہوں. اس کو تقریباً 6000 میگا واٹ کی شارٹیج ہو رہی ہے. 1.5 سے 2000 کی میگا واٹ کی شارٹیج صرف بہتر مینجمنٹ سے کی جا سکتی ہے. لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوگی. ختم کرنے کے لیے وہ تقریباً 3 سال کا عرصہ لگے گا جو ہم نے اس کے اندر. عمران خان نے کہا ہے کہ وہ اپنے منشور کے ہر لفظ کو آنر کریں گے. اسد، آپ 90 دن میں کرپشن کا خاتمہ کیسے کریں گے؟ اگر ایسا نہ کر سکے تو کیا احساس نہیں ہوگا کہ آپ اپنے منشور کے ہر لفظ کو آنر نہیں کر سکتے؟ سر، جو انہوں نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ ٹاپ لیول کرپشن کو 90 دن میں ختم کریں گے. اور اگر عمران خان نہ کر سکے ٹاپ لیول میں 90 دن کی کرپشن میں، میرے خیال میں ان کی کسی اور بات پہ آپ کو اعتماد نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ ٹاپ لیول کرپشن ختم کرنے کے لیے چاہیے کیا؟ ایک آنےسٹ پرائم منسٹر اور آنےسٹ منسٹرز اس کے ساتھ، خود بخود ٹاپ لیول کرپشن ختم. میرا وقت ختم ہو گیا. آخری سوال، آپ نے کہا کہ ججوں کو ان کی مہارت کے مطابق مقدمات دیے جائیں گے. آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ جوڈیشری کیسے آپ کے تابع ہو سکتی ہے؟ جوڈیشری تو انڈیپینڈنٹ ہے. یہ میں نے ٹو بی ویری آنےسٹ میں نے یہ جملہ نہیں پڑھا تھا. جوڈیشل پروسیس کے اندر ہم انٹروین نہیں کریں گے. وہ انڈیپینڈنٹ آرم ہے ہمارے سسٹم کے اندر، اور ایگزیکٹو کو اس کے اندر انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک. خواتین حضرات، اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ تھے اور اپنے پارٹی کے منشور پہ بات کر رہے تھے. منشور پہ بات کرنے کے لیے میں نے پہلے بھی پروگرام میں کہا کہ گھنٹوں چاہیے، کیونکہ جن لوگوں نے یہ منشور تیار کیا ہوتا ہے انہوں نے بہت محنت کی ہوتی ہے، انہوں نے لفظوں کا چناؤ بہت مناسب کیا ہوتا ہے. اور ایسے دوست جب ہمارے سامنے آ کے بیٹھتے ہیں تو یہ بھی تیاری کر کے آ کے بیٹھتے ہیں کہ وہ اس کا جواب دے سکیں. پروگرام ختم ہو رہا ہے. مجھے ایک بات پھر کہنی ہے اسی الیکشن کے حوالے سے. 11 مئی یاد رکھیے گا، پولنگ کا دن ہے. ووٹ ڈالنا ہے، ووٹ ڈالنے کے لیے جانا پڑے گا. ووٹ ڈالے بغیر تبدیلی نہیں آ سکتی، کوئی چیز بہتر نہیں ہو سکتی. گھروں میں بیٹھ کے تنقید کرنے کے بجائے آئیے عملی طور پہ 11 مئی کو اپنی قوت کا مظاہرہ کریں پولنگ اسٹیشن پہ. اور مجھے دیں اجازت. خدا حافظ.